नमस्कार मित्रों, सुदृष्टि पीसीएस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, ये जीव विज्ञान का डे 2 का आप कह सकते हैं दूसरा सेशन है। पहला सेशन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। इस पूरी श्रृंखला में हम लोग टॉपिक वाइज या आप कह सकते हैं सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले बायोलॉजी हमने उठाया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आप कह सकते हैं आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। यहाँ पर मित्रों मुख्यतः दो परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहली परीक्षा है आपकी जो आगामी उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है वर्ष 2023 की। इसके अलावा जो दूसरी परीक्षा आपकी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, RO की प्रीलिम्स की परीक्षा, री एग्जाम जो होना है आपका 2023 का। तो इन दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी श्रृंखला चलाई जा रही है। प्रश्नों का स्तर आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आयोग का लेटेस्ट पैटर्न है उस पर ही आपको यहाँ पर प्रश्न दिए जा रहे हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। 23 सितंबर से, जैसा कि आप सभी का डिमांड था, अभ्यास टेस्ट सीरीज का एक नया बैच लॉन्च किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से इन दोनों ही परीक्षाओं पर केंद्रित है, यूपी पीसीएस और RO। तो यहाँ पर प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्विज बॉट के माध्यम से टेलीग्राम पर, जहाँ पर आप अपनी लाइव रैंकिंग भी देख पाएंगे। तो ये 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको अभ्यास टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो मित्रों आप इस नंबर पर 700-788-4151 इस नंबर के व्हाट्सएप पर आप एक मैसेज कर दें RO। तो आप टेस्ट सीरीज से किस तरह जुड़ सकते हैं वो प्रोसेस मैं आपको वहां पर सेंड कर दूंगा। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल है वो भी आपको वहां पर शेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा मित्रों यहाँ पर जो भी वीडियो बनाई जाती है उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम के ग्रुप का लोगो हमारा सुदृष्टि पीसीएस का आपको ऐसे दिख जाएगा। 9000 समथिंग मेंबर हैं यहाँ पर। कर देते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यदि आपको प्रश्न का उत्तर पता है तो मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। इससे आपका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है और जो चीजें हैं वो आपको यहीं पर याद हो जाएंगी। तो पहला प्रश्न है कि पौधों की कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थों के संदर्भ में यहाँ पर आपको 4 पेयर्स दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहां पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो 4 पेयर हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो पौधे पदार्थ उत्सर्जित करते हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक आपका कार्बनिक और एक अकार्बनिक। तो जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको भी फर्दर डिवाइड किया जाता है, जैसे कि आप कह सकते हैं एल्कलाइड, ठीक है, ग्लूकोसाइड, टेनिन और लेटेक्स। तो यहां पर मित्रों ये सारे आप कह सकते हैं एल्कलाइड्स लिखे गए हैं। आपको बताना है कौन सही सुमेलित है। तो मैं चाहूंगा आप कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर लिखें। तो मित्रों पहला जो लिखा है रेसरपीन, तो रेसरपीन राउल्फिया सर्पेंटाइना की जड़ से प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा, राउल्फिया सर्पेंटाइना, राउल्फिया सर्पेंटाइना की जड़ से प्राप्त किया जाता है। तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, कहां से प्राप्त किया जाता है, जड़ से प्राप्त किया जाता है। और इसका उपयोग कहां किया जाता है, तो हम कह सकते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, अधिक रक्तचाप जो है उसको कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर हमारा बिल्कुल सही लिखा गया है। इसके अलावा मित्रों अगर कैफीन की बात करें तो कैफीन कहां से प्राप्त किया जाता है, तो चाय की पत्ती से प्राप्त किया जाता है, लेकिन कॉफी की पत्ती से नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कॉफी के भुने हुए बीज से, कॉफी के भुने हुए बीज से। ठीक है, तो इस प्रकार यहां पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। तीसरे पे आए, एट्रोपिन, ये आंख की पुतली का आकार बढ़ाती है। ध्यान रखिएगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। एट्रोपिन अगर पूछा जाए ये कहां से प्राप्त किया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा एट्रोफा बेलाडोना। देखिए यहां पर जो भी चीजें मैं लिख रहा हूं ये सब महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो एट्रोफा बेलाडोना। अब मैं यहां पर बहुत आसान प्रश्न आपको दे दूं और आप सारे प्रश्नों का उत्तर दे दो, तो उससे आपकी तैयारी में कोई विशेष आप कह सकते हैं संवर्धन नहीं होगा। तो इसीलिए यहां पर जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर ही मैंने यहां पर रखे हैं, सिलेक्टिव क्वेश्चंस रखे हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एट्रोपिन जो है वो एट्रोफा बेलाडोना की कहां से प्राप्त किया जाता है, तो जड़ से प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर थीन की बात करें तो ये पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। इसके अलावा मित्रों अगर चौथे स्टेटमेंट की बात करें तो थीइन जो है ये आपका चाय की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। और
यहां पर लिखा हुआ है पोस्ते के बिना पके फलों से प्राप्त किया जाता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका चाय की पत्तियों से ये अल्कलाइड प्राप्त किया जाता है। अगर पूछा जाए कि पोस्ते के बिना पके फलों से क्या प्राप्त किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाएगा मॉर्फिन। ये आपका क्या हो जाएगा? मॉर्फिन। ये भी आपका एक एल्कलाइड है, तो टेंशन मत लीजिए। अगली स्लाइड में हमने इसको आप देख सकते हैं कि पूरा साफ साफ लिखा हुआ है। जब आप पीडीएफ प्राप्त करोगे तो ये भी आपको वहां पर मिल जाएगा और यहां से आप रिवीजन कर सकते हो। इसमें एक नई चीज जुड़ी है, स्ट्राइकनिन। तो ये कहां से प्राप्त किया जाता है? तो ये स्ट्रिकोन्स के बीजों से प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह भी एक एल्कलाइड है और शरीर को शक्ति प्रदान करने हेतु इसका उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर लिखें यदि आपको पता है। बहुत अच्छे प्रश्न है। पौधों द्वारा उत्सर्जित पदार्थों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का चयन करें। तो डिजिटा निक्सन नामक हृदय के रोगों की औषधि, डिजिटा निक्सन ये एक रोग है, कहाँ का? हृदय का रोग है, और इसकी औषधि का नाम है डिजिटेलिस परप्यूरिया। तो ये डिजिटेलिस परप्यूरिया नामक पौधे का टेनिन है। आपसे कहा जा रहा है कि जो डिजिटा निक्सन नामक हृदय के रोग की औषधि है वो डिजिटेलिस परप्यूरिया नामक पौधे का टेनिन है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कि टेनिन कच्चे फलों में अधिक होते हैं। यदि आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो यहाँ पर मित्रों जो पहला स्टेटमेंट है ये हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये टेनिन नहीं है, ये आपका ग्लूकोसाइड है। ये आपका क्या है? ग्लूकोसाइड। मैंने आपको बताया कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं पौधों में, जो उत्सर्जित कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं? तो उनको हम कह सकते हैं एल्कलाइड, एल्कलाइड। इसके बाद एक डिवीजन इसका होता है ग्लूकोसाइड। यहीं पर आप तीसरा कह सकते हैं टेनिन, और चौथा आप कह सकते हैं लेटेक्स, लेटेक्स। ठीक है, तो ये उत्सर्जन होते हैं। ये सभी हम एल्कलाइड्स के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। और यहां पर जो टेनिन लिखा हुआ है ये वही टेनिन है। टेनिन कह सकते हैं कि चमड़े को सख्त बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो चाय की पत्ती होती है उसमें भी टेनिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर मित्रों दूसरा हमारा सही है, पहला गलत है, तो बी विकल्प यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, पौधों की पत्तियों और फलों में पाए जाने वाले कार्बनिक अम्लों में कौन सुमेलित हैं? इमली में टार्ट्रिक अम्ल लिखा हुआ है, नींबू में साइट्रिक अम्ल है, सेब में मैलिक अम्ल है। तो मैं चाहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में इसका रिकॉर्ड है पूछे जाने का। तो इसका उत्तर मैं आशा करता हूं आप सभी को पता होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तो इनमें से क्या उत्तर सही होगा। तो यहां पर मित्रों इमली में आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर हम नींबू की बात करें तो यहां पर आपका साइट्रिक अम्ल मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर सेब की बात करें तो यहां पर आपका मैलिक अम्ल लिखा हुआ है। तो मतलब यहां पर सारे ही विकल्प हमारे बिल्कुल करेक्ट लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का चयन करें। तो पहला लिखा हुआ है कि आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरोसिल नामक बेस पाया जाता है। दूसरा है डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। तीसरा लिखा हुआ है कि आरएनए कोशिका के अंदर केंद्रक में उपस्थित होता है परंतु साइटोप्लाज्म में अनुपस्थित होता है। तो यहां पर मित्रों आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट कि आरएनए में, अब इसको आप याद कर लीजिए, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं डीएनए और ये आपका है आरएनए। ठीक है, अब यहां पर गैस पहले आप लिख लो, दोनों में गैस। ठीक है, अब डीएनए में गैस मतलब गुआनिन, यहां पर एडेनिन, और ये हो जाएगा आपका साइटोसिन। ठीक है, गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन ये कॉमन होता है दोनों में। यहां पर मित्रों डीएनए में टी आ जाता है और यहां पर यू आ जाता है, तो मतलब ये आपका हो जाता है थाइमीन और ये आपका हो जाता है यूरासिल। ठीक है, तो जो आरएनए है उसमें थाइमीन के स्थान पर यूरासिल पाया जाता है। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण में आप कह सकते हैं मदद करता है, उसको नियंत्रित करता है, दूसरा भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत क्यों है? क्योंकि जो आरएनए है, ध्यान रखिएगा, ये केंद्रक में भी पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। तो यहां पर पहला विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है मित्रों यहां पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का चुनाव करें। आपको सही कथन चुनना है। जंपिंग जीन की खोज मैकक्लिंटफ ने धान के पौधे में की थी। जंपिंग जीन, तीन इंफॉर्मेशन है, जंपिंग जीन, मैकक्लिंटफ और धान का पौधा। दूसरा है कि सर्वप्रथम डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने परखनली में डीएनए का संश्लेषण किया था। और तीसरा लिखा हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज टेमिन एवं बाल्टीमोर ने की थी। तो यहां पर मित्रों आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट, जंपिंग जीन की खोज बारबरा मैकक्लिंटफ ने की थी, ये तो सही है, लेकिन धान के पौधे में नहीं की थी। कहां पर की थी? तो ध्यान रखिएगा, मक्के के पौधे में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सर्वप्रथम डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने परखनली में डीएनए का संश्लेषण किया था, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। तो परखनली में डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है मित्रों कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज टेमिन एवं बाल्टीमोर ने की थी, तो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है ये, ध्यान रखिएगा, टेमिन और बाल्टीमोर। डीएनए से अगर आरएनए का संश्लेषण होता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और अगर आरएनए से डीएनए का संश्लेषण होता है तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, जिसकी खोज टेमिन और बाल्टीमोर ने की थी। तो यहां पर मित्रों तीसरा केवल सही है, पहला दूसरा गलत है, तो सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अभी मैंने आपसे पूछा था कि किसने परखनली में डीएनए का संश्लेषण किया था, तो ध्यान रखिएगा कोर्नबर्ग ने सबसे पहले परखनली में डीएनए का संश्लेषण किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में कौन सुमेलित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला लिखा हुआ है माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन, फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन, हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन और पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। तो मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरओ और पीसीएस दोनों के लिए ही। मित्रों साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा होता है और साइंस में खास तरीके से जीव विज्ञान का वेटेज, चाहे पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा हो या आरओ की, 15 से 20 प्रश्न तो आपके कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा उद्देश्य है कि इन 15 से 20 प्रश्नों में एटलीस्ट 80% आपका सही हो जाए, तो उसी उद्देश्य के साथ यहां पर हम काम कर रहे हैं। तो माइकोलॉजी ध्यान रखिएगा, ये आपका कवक का अध्ययन होता है और फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन होता है, तो ये दोनों हमारे गलत हो गए। अगर हिस्टोलॉजी की बात करें तो ये बिल्कुल सही है, ऊतकों का अध्ययन, और पोमोलॉजी आपका फलों का अध्ययन होता है। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएं, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर किसके अध्ययन को कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, फ्लोरिकल्चर किसके अध्ययन को कहते हैं। तो यहां पर मित्रों 3 और 4 हमारा सही है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तालाब या जल का रेशम, मतलब पॉन्ड और वाटर सिल्क के नाम से लेमिनेरिया नामक शैवाल को जाना जाता है। इसके बाद पायरोगायरा नामक शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है। और तीसरा है शैवालों द्वारा संसार का 90% प्रकाश संश्लेषण होता है। तीनों ही स्टेटमेंट पहले आपकी परीक्षा में पूछे आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मित्रों मैं डायरेक्ट बता देता हूं, तालाब या जल का जो रेशम होता है वो किसको कहा जाता है? तो वो आपका स्पाइरोगायरा को कहा जाता है। इसके अलावा अगर आयोडीन का निर्माण की हम बात करें तो ये आपका लेमिनेरिया नामक शैवाल के द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों ही पहला दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है। तालाब और जल का रेशम स्पाइरोगायरा को कहते हैं, आयोडीन का निर्माण कौन करता है? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल करता है। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, जो शैवाल होते हैं संसार का 90% जो फोटोसिंथेसिस होता है वो शैवालों के द्वारा किया जाता है। तो तीसरा सही है, तो सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जीवाणुओं का पता सर्वप्रथम लीवन हॉक ने लगाया था। बैक्टीरिया का पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो लीवन हॉक ने लगाया था, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। एरेनबर्ग ने इन्हें जीवाणु नाम दिया था, यह भी आपका करेक्ट लिखा हुआ है। फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने बताया था कि जो फर्मेंटेशन होता है, जो किण्वन होता है, वो क्रिया जीवाणुओं द्वारा संपन्न होती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहां पर हमारे करेक्ट हैं, तो डी विकल्प यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यीस्ट से निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्राप्त किया जाता है? यीस्ट से कौन सा विटामिन प्राप्त किया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन के? तो यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो यीस्ट होता है उससे विटामिन बी प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
लाइकेन के संदर्भ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यहां पर हर प्रश्न में मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना पड़ रहा है। लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का चयन करें। ये कवक तथा शैवाल के साहचर्य के परिणाम स्वरूप बनते हैं। किसके किसके? कवक और शैवाल के। दूसरा स्टेटमेंट है कवक द्वारा शैवालों को भोजन की आपूर्ति की जाती है, बदले में शैवाल कवक को सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा लिखा हुआ है कि जो लाइकेन होते हैं वो वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, क्योंकि प्रदूषित क्षेत्रों में इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसका उत्तर जरूर बताएं। लाइकेन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही लिखा हुआ है? तो यहां पर मित्रों पहला जो स्टेटमेंट है ये हमारा बिल्कुल है, ये दोनों सहजीवी हैं। कवक और शैवाल के जो सहचर्य होता है उसके परिणाम स्वरूप लाइकेन बनता है। यहां पर मित्रों जो दूसरा स्टेटमेंट है ये हमारा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, कवक द्वारा शैवाल को भोजन नहीं दिया जाता है। अब यहां पर आप लिख लें कवक और ये लिख लें शैवाल। तो यहां पर लिखा है कवक शैवाल को भोजन देता है, उल्टा लिखा हुआ है कवक शैवाल को क्या देता है? तो ये इसको सुरक्षा देता है, जल देता है या अन्य जो खनिज लवण है वो प्रदान करता है। इसके बदले में जो शैवाल है वो कवक को क्या देता है? तो वो उसको भोजन देता है। ठीक है, जो ये वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं क्योंकि प्रदूषित क्षेत्रों में इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो ये भी गलत लिखा हुआ है। ये वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक कैसे हैं लाइकेन? कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में कि लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक कैसे हैं? तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, जब अगर वायु प्रदूषण ज्यादा है, अगर एयर पोल्यूशन ज्यादा है तो वहां पर जो लाइकेन है वो विलुप्त हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, वो गायब होने लगते हैं वहां से। तो इसलिए ये संख्या नहीं बढ़ जाते हैं, इनकी संख्या कम होने लगती है या विलुप्त होने लग जाते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, केवल पहला सही है। तो इसलिए आप कह सकते हैं सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर वही चीजें लिखी गई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अगला प्रश्न है भूमिगत तने के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ियों में कौन सुमेलित है? आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। कंद या ट्यूबर आलू होता है, शल्क कंद बल्ब प्याज होता है, धनकंद या कॉर्म केसर होता है, प्रकंद या राइजोम अदरक होता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर बताएं आप लोग। तो मित्रों अगर कंद की बात करें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आलू आप कह सकते हैं कंद होता है। जो शल्क कंद होता है उसमें प्याज या आप कह सकते हैं लहसुन होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर धनकंद की बात करें तो यहां पर आपका केसर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर प्रकंद की बात करें या राइजोम की बात करें तो यहां पर आपका अदरक होता है और हल्दी होता है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन यहां पर ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अदरक और हल्दी। तो यहां पर सारे ही विकल्प सही हैं, इसलिए आप कहेंगे कि डी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का चयन करें। यह आपसे कहा जा रहा है रसेदार सब्जी में प्रयुक्त होने वाला मशरूम शैवाल होता है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज आप कह सकते हैं सल्फोनिक अम्ल निष्कासित करता है। और नारियल, बादाम व आम के फल सरस फल होते हैं। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें। ये सारे ही आप कह सकते हैं पहले एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट की संज्ञा दे सकते हैं। तो मित्रों अगर रसेदार सब्जी में प्रयुक्त होने वाले मशरूम की बात करें तो वो शैवाल नहीं होता है, वो क्या होता है? तो वो आपका कवक होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। नारियल, बादाम व आम के फल सरस फल नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको हम ध्रुव कहते हैं इंग्लिश में, और सरस फल आपका बेरी होता है। इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो मित्रों अगर फल की हम बात करें तो आप देखेंगे अगर उनकी आंतरिक संरचना, तो सबसे ऊपर आपका एपिकार्प होता है। एपिकार्प को आप कह सकते हैं बाह्य फल भित्ति। उसके नीचे आपका मध्य का आप कह सकते हैं फल भित्ति होती है जिसको मीसोकार्प कहा जाता है। और लास्ट में सबसे आंतरिक जो पार्ट होता है वो एंडोकार्प या आप कह सकते हैं अंतः फल भित्ति होती है। अब यहाँ पर अगर अष्ठी फल की बात करें तो यहाँ पर इसी तरह 3 लेयर में संरचना होती है, जहां पर जो सबसे बाह्य फल भित्ति है वो आपका छिलका होता है, जो मध्य फल भित्ति है वो आपका गूदेदार पार्ट होता है, और जो सबसे लास्ट में सबसे अंत में होता है, सबसे अंदर होता है अंतः फल भित्ति। उसमें आप कह सकते हैं कि वो लकड़ी की तरह कठोर, आम में गुठली होती है तो उस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आम, नारियल ये सारे फल हैं, आड़ू आपका हो गया, चेरी हो गया, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, तो ये सभी अष्टिफल की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद अगर सरस फल की बात करें तो अष्टिफल में जो एंडोकार्प है, मतलब जो अंतःफल भित्ति है जो कि गुठली थी, उसके स्थान पर यहां पर आप कह सकते हैं पतली झिल्ली होती है सरस फल में। तो इसमें आपका पपीता हो जाएगा, अमरूद हो जाएगा, केला हो जाएगा, है ना। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपारी भी आपका सरस फल की श्रेणी में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, खजूर भी आपका सरस फल की श्रेणी में आता है। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का चयन करें। नीम के पौधे को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है। पश्चुरीकरण की क्रिया में दूध को 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नामक खमीर प्रयोग में लाया जाता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। सही का चयन आपको करना है। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप इसको अटेम्प्ट करें। तो मित्रों, शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा किसे प्रदान किया गया है? तो यहां पर पहला हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है, आप कह सकते हैं इसको शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। जो पाश्चराइजेशन होता है, पश्चरीकरण होता है, उस क्रिया में दूध को 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर एथेनॉल की बात करें तो उसके व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस नामक खमीर का प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। तो यहां पर 2 और 3 बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 14। कथनों पर विचार करें और सही का चयन करें। पहला लिखा हुआ है अमरबेल एक पूर्ण तना परजीवी है, लॉरेंथस एक आंशिक तना परजीवी है, चंदन एक आंशिक मूल परजीवी है और ओरोबैंकी एक पूर्ण मूल परजीवी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं इस प्रश्न को। कई बार आपसे ये कई फॉर्म में, ये आप कह सकते हैं 4 प्रश्न है, ये एक प्रश्न नहीं है ना। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। जो अमरबेल है ये आपका पूर्ण तना परजीवी होता है, मतलब पूरे तने पर चढ़ता है। जो अपनी कॉलोनी बनाता है वो पूरे तने पर बनाता है। अगर लॉरेंथस की बात करें तो ये आंशिक तना परजीवी होता है। ध्यान रखिएगा, आंशिक तना परजीवी का मतलब हो गया कि जो मेन तना होता है उससे जो शाखाएं निकली होती हैं ये उनको अपना अड्डा बनाता है। इसके अलावा अगर चंदन की बात करें तो ये आंशिक मूल परजीवी है, मतलब जड़ों की जो शाखाएं होती हैं वहां पर आप कह सकते हैं ये मिलता है। और ओरोबैंकी, ध्यान रखिएगा, ये पूर्ण मूल परजीवी होता है। ठीक है, तो यहां पर सारे स्टेटमेंट हमारे करेक्ट लिखे हुए हैं। तो डी विकल्प हमारा बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा तना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। शलजम, अदरक, गाजर या शकरकंद। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप इसका उत्तर बताएं। शलजम, अदरक, गाजर या शकरकंद। तो यहां पर मित्रों आपसे पूछा रहा है कौन सा तना है। तो ध्यान रखिएगा, जो शलजम है ये आपका जड़ है। ठीक है, गाजर ये आपका जड़ है और शकरकंद ये भी आपका जड़ है। लेकिन अगर अदरक की बात करें तो ये आपका तना है। तो बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का चयन करें। पोटाश को द्वितीयक पोषक के रूप के अंतर्गत रखा गया है। आयरन जो है, पोटाश आपका कह रहा है द्वितीयक पोषक तत्व है, आयरन आपका मुख्य पोषक तत्व है और मैग्नीज को कह रहा है सूक्ष्म पोषक तत्व है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहां पर मित्रों जो विकल्प है उनको आप इग्नोर कीजिएगा। यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, टंकड़ त्रुटि है, मैं आपको डायरेक्ट बता ही दे रहा हूं। जो पोटाश होता है मित्रों ये आपका मुख्य पोषक तत्व होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आयरन है और मैग्नीज है ये दोनों ही आपके सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो यहां पर केवल 3 आपका उत्तर हो जाएगा, केवल 3। केवल तीसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, पहला और दूसरा यहां पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर केवल 3 स्टेटमेंट आप कर लीजिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहां पर मित्रों अगर मुख्य पोषक तत्वों की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं पादपों के लिए। इसके अलावा अगर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट या द्वितीयक पोषक तत्व की बात करें तो यहां पर आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आ जाएगा। अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो आयरन और मैग्नीज दोनों ही आपके सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। इसके अलावा तांबा, जिंक, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन, बोरॉन और निकिल, ठीक है, ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की श्रेणी में आते हैं। तो ये आपको पीडीएफ में प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। पौधों में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के संदर्भ में, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नींबू में डाइबैक रोग कॉपर की कमी के कारण होता है। जो नींबू का डाइबैक रोग है कह रहा है कॉपर की कमी से होता है। नींबू में
लिटिल लीफ रोग, लिटिल लीफ रोग जो होता है वो जस्ते की कमी के कारण कह रहा है, और अमरूद में ब्रांचिंग रोग जो होता है वो जस्ते की कमी के कारण कह रहा है। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? तो मित्रों पहला जो स्टेटमेंट है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जो नींबू में डाइबैक रोग होता है वो कॉपर की कमी से होता है। अगर नींबू में लिटिल लीफ की रोग की बात करें तो ये भी आपका कॉपर की कमी के कारण ही होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी आपका कॉपर की कमी के कारण ही होता है, लिटिल लीफ रोग जो होता है नींबू में। इसके अलावा अमरूद में ब्रांचिंग रोग की बात करें तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो पहला और तीसरा करेक्ट लिखा हुआ है, दूसरा हमारा गलत लिखा हुआ है। लिटिल लीफ रोग जो है नींबू में किसके कारण होता है? तो कॉपर की कमी के कारण होता है। तो यहां पर 1 और 3 सही है, तो सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पौधों में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मटर में मार्श रोग नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है, पहला स्टेटमेंट है। आलू का ब्लैक हर्ट रोग भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। मक्का में व्हाइट बड रोग जस्ते की कमी के कारण होता है। और धान में खैरा रोग कॉपर की कमी के कारण होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। मैं चाहूंगा मित्रों कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो मित्रों मटर में जो मार्श रोग है, ध्यान दीजिएगा, ये नाइट्रोजन नहीं होगा, ये आपका होगा मैंगनीज। ये आपका क्या हो जाएगा? मैंगनीज। मटर में मार्श रोग मैंगनीज की कमी के कारण होता है। आलू का जो ब्लैक हर्ट रोग है, ध्यान दीजिएगा, वो भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, पहला गलत है। मक्का में व्हाइट बड रोग जो है ये आपका जस्ते की कमी के कारण होता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और धान में खैरा रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धान में खैरा रोग कॉपर नहीं बल्कि यहां पर क्या होगा? जस्ता। कॉपर जो धान में खैरा रोग होता है वो भी आपका जस्ते की कमी कारण होता है। तो पहला चौथा गलत है, दूसरा तीसरा सही है, तो बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि आप कह सकते हैं आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। पौधों 19वां प्रश्न देख लेते हैं मित्रों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। उपचयन और अपचयन की क्रिया के संबंध में, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन। ठीक है, तो इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का आपको चयन करना है। पहला है जल के अणुओं का उपचयन होकर ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑक्सीडेशन जब होता है जल के अणुओं का तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं का जब रिडक्शन होता है या फिर जब अपचयन होता है तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। मैं चाहूंगा मित्रों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना उत्तर लिखें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के संबंध में। तो यहां पर मित्रों दोनों ही विकल्प हमारे बिल्कुल करेक्ट लिखे गए हैं। ऑक्सीडेशन में आप कह सकते हैं कि वाटर का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। इसके अलावा अगर कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन की हम बात करें तो वहां पर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर हमारे बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं, सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे जब बढ़ते हैं, आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जाइमेज ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल तथा ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश आश्रित प्रक्रिया ग्रेना में संपन्न होती है। तो आपसे ये दो स्टेटमेंट लिखे गए हैं, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इनमें सही है। तो मित्रों पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, ध्यान रखिएगा, और दूसरा सही है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि जाइमेज ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखिएगा, इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है, ना कि ऑक्सीजन में। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश आश्रित प्रक्रिया होती है वो ग्रेना या ग्रेनम में संपन्न होती है। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है आपका, वहां पर क्लोरोफिल आपका यहीं ग्रेना में पाया जाता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में यहीं पर फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मित्रों आज का हमारा सेशन यहां पर खत्म होता है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पर मिल जाएगी। 23 सितंबर से आप कह सकते हैं अभ्यास टेस्ट सीरीज का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जहां पर ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों को संकलित किया गया है जिनकी प्रैक्टिस करके आप इन दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी में वो अंतिम धार दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, so thank you so much for participating in this session.